हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पर हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज जिसमें हम लोग क्लास नाइन्थ विज्ञान और अलग अलग सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू को पढ़ने वाले हैं। तो कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ने का एक नया तरीका हम लोगों ने निकाला है कि प्रत्येक चैप्टर को हम लोग पढ़ते जाएंगे और उससे जितने सारे एमसीक्यूज हैं, जितने सारे एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखते जाएंगे। तो एक भी प्रश्न एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। बच्चों, यदि तुम एमसीक्यू के क्वेश्चन बैंक को लेते हो तो देखते हो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बाहर के होते हैं, बुक के बाहर के होते हैं, जो कि एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो तुमको यहां पर मैं एनसीईआरटी से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बता रहा हूं, तो तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद करने का जरूरी नहीं पड़ेगा। बस जो मैं बता रहा हूं उतना कम से कम तुम्हें याद कर लेना है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर 5। जीव विज्ञान का ये चैप्टर है, देख सकते हो, जीवन की मौलिक इकाई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या यहां से भी कोई क्वेश्चन बनता है? यस, तो यहीं से हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाता है। और यहां पर जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है बच्चों, वह क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन वाइज मैं बता रहा हूं ना, तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग देखते जाएंगे, हर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, हर एक लाइन को पढ़ेंगे और उससे जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा सब मैं बताने वाला हूं। तो यहां पर तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ तुम क्या कर सकते हो, यहां पर हर एक एमसीक्यू को देख सकते हो। तो सबसे पहला एमसीक्यू क्या आ गया, ये तो तुम्हें ही पता होगा कि जीवन की मौलिक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को, उत्तक को, अंग तंत्र को। बताओ जरा, किससे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। साथ ही साथ जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? वह भी कोशिका को कहते हैं। तो चलो, पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को देखते जाएंगे और यहां पर हर एक लाइन से जितना सारा क्वेश्चन बने, अरे बनो, जितना क्वेश्चन बनना है, हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहां पर एकदम याद कर लेंगे। तो यहां पर देख लो, कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि उनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। तो बच्चों, एक बात थोड़ा कंफर्म कर लो कि ये चैप्टर तुमने पहले पढ़ रखा है। यहाँ पर इस चैप्टर के पढ़ने का उद्देश्य एमसीक्यू है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो हर एक चीज को मैं समझा नहीं पाऊंगा, यहाँ सिर्फ हम लोग वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे। तो यहां देखो क्या क्या क्वेश्चन आया। सबसे पहला कि कोशिका का खोज कहां पर हुआ? तो यहां देखो, कॉर्क की पतली काट में, यानी कि जो कॉर्क होता है उसमें कोशिका का खोज हुआ। देखा, एक और क्वेश्चन हो गया कि कोशिका का खोज कहां हुआ? तो कॉर्क में। अब ये कॉर्क क्या होता है? तो कॉर्क मैंने जैसे तुम्हें पढ़ाया था, जो प्लांट्स होते हैं उनके छाल जो होते हैं, छाल समझते हो ना, उस छाल में क्या पाया जाता है? कॉर्क पाया जाता है। एक और क्वेश्चन उत्तक से पूछा जाता है, वहां से पूछा जाता है कि कॉर्क में किस चीज का जमाव होता है? तो उत्तर क्या है? सुबेरिन नामक पदार्थ का जमाव होता है। देखा, तीन तीन क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो कोशिका का खोज किसने किया था? एकदम सिंपल है, रॉबर्ट हुक ने किया था। देखा तुमने, यहां मात्र 3-4 लाइन हम लोगों ने पढ़ा, कितने सारे क्वेश्चंस आ गए। एक और क्वेश्चन यहां से आ सकता है, उन्होंने कोशिका का जब खोज किया तो उन्होंने क्या देखा था? छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखे थे। उन्होंने क्या देखा था? छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखे थे, जिनकी आकृति कैसी थी? मधुमक्खी के छत्ते जैसी थी। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोशिका का खोज जब हुआ था तो मधुमक्खी के छत्ते की जैसी आकृति देखी गई, तो वो कैसा था? तो वो देखो, षडकोणीय था। कैसा था बच्चों? षडकोणीय, यानी कि 6 कोण वाला था। देखा, कितने सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। अरे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चंस का उत्तर तुम्हें पता होगा। तो देखते तो जाओ जरा सा। तो अब एक और क्वेश्चन कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था,
वो कैसा सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया था? तो उन्होंने स्वयं से निर्मित सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया था। अब यहाँ पर कई ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो सकता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो सकता है, आवर्धन लेंस हो सकता है, या स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी हो सकता है। तो उत्तर क्या हो गया? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से। अब क्या और क्वेश्चन बन रहा है? रे इतना सारे क्वेश्चन बन जाएगा कि तुम्हें बुक उठा के देखना भी नहीं पड़ेगा। और भी क्वेश्चंस के लिए तुम पीडीएफ नीचे खरीद सकते हो। पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चंस को बताया गया है ऑप्शन के साथ। तो वहां पर यदि तुमने पीडीएफ खरीद लिया तो उस पीडीएफ को पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, 100 से भी ज्यादा क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे। तो यहां पर अब देखेंगे और नया क्वेश्चन। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज जब किया तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया? सेल। क्या बोला? सेल। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, जो सेल है, कोशिका है, वह किस शब्द से लिया गया है? उत्तर क्या है? लैटिन से। देखो, जो सेल कोशिका शब्द वो किससे लिया गया है? लैटिन से लिया गया है। अब नया क्वेश्चन, ये जो सेल है इसका अर्थ क्या होता है? तो उत्तर क्या है? छोटा कमरा। क्वेश्चन क्या आ सकता है? सेल का अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा, बड़ा कमरा, मंजिला कमरा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो उत्तर क्या हो सकता है? छोटा कमरा। तो यहां से, अरे भाई एमसीक्यू पढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन देख रहे हैं। तो अब रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? 1665 में। ये याद रखना, कब की थी? 1665 ईस्वी में। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या और क्वेश्चन यहां पर बनते जाते हैं। तो यहां पर देखोगे, यहां से यहां तक कोई खास क्वेश्चन तुम्हारा नहीं है, तो इसको हटाओ, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां पर एक क्रियाकलाप भी दिया गया है, और क्रियाकलाप में देख सकते हो, ये देखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक चित्र बनाया गया है। इससे मान लो कभी क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि तुम्हारे बुक में दिया गया है, तो जहां से हम लोग जिस लेंस से सूक्ष्मदर्शी में किसी चीज को रख के देखते हैं उसे क्या बोलेंगे? नेत्रिका लेंस बोलेंगे। हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा यहां पर देख सकते हो, जहां पर उस पदार्थ को रख के देखा जाता है, यानी किसी स्लाइड को मान लो रख के देख रहे हैं, तो वहां पर उसे क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। ये दो क्वेश्चन यहां पर तुम याद कर सकते हो। कौन सा क्वेश्चन हो गया? जहां से ऊपर से जब हम लोग देखेंगे तो उस लेंस का क्या नाम है? नेत्रिका लेंस। यहां पर जिस लेंस के नीचे ऑब्जेक्ट को रखा गया है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभिदृश्यक लेंस। तो ऑब्जेक्ट मतलब कॉपी किताब नहीं रखते हम लोग, यहाँ पर स्लाइड्स रखते हैं या छोटी छोटी संरचनाओं को रखते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। देखा, यहां से भी दो क्वेश्चन बन गया। अब यहां पर आगे हम लोग और देखेंगे क्वेश्चंस। खाली क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है। जितने सारे क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, सबका आंसर मेरे पास है। मेरे पास नहीं, तुम बोलोगे कि तुम्हारे पास है। क्यों? क्योंकि तुमने इसको पढ़ रखा है। अब यहां देखो, यहां पर प्याज का जो छिलका होता है उसको हम लोग जब एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इस तरीके का दिखता है। जहां पर देख सकते हो ये कोशिकाएं हैं, ये मैंने पढ़ाया था तुम्हें, और ये क्या है बच्चों? केंद्रक है, ठीक है। तो यहां पर आगे बढ़ते जाना है और क्वेश्चंस को हम लोगों को देखते जाना है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब यहां पर देख सकते हो कि यहां पर कुछ और पैराग्राफ लिखा गया है। तो इसमें क्या लिखा हो गया है? इसमें कुछ खास बातें नहीं लिखी गई है। यहां पर सिंपल सिंपल बातें लिखी गई हैं जिसको मैंने तुम्हें चैप्टर में पढ़ाया है। यहां से कोई भी क्वेश्चन, ना ही ऑब्जेक्टिव ना ही सब्जेक्टिव, कुछ भी नहीं बनता है। तो चलो थोड़ा सा हम लोग स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यहां पर अब क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया? अरे VBI क्वेश्चन आ गया। यहां देखो, यहां पर जीवों को हम लोगों ने कोशिका के आधार पर दो भागों में बांटा था। वैसे जीव जो कि एक कोशिका के बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारे एग्जाम में कि वैसे जीव जो कि सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो उत्तर हो जाएगा एक कोशिकीय जीव। चलो
अब यहां पर क्वेश्चन तुम्हारा थोड़ा सा टफ हो सकता है। कैसे पूछेगा? क्वेश्चन नंबर 1, अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। तो इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। तो इसको याद करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से क्लेमाइडोमोनास भी क्या हो गया? एक कोशिकीय जीव। अब देखो क्लेमाइडोमोनास नाम तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पूछ दिया क्लेमाइडोमोनास कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। इस तरीके से पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या हो गया बच्चों? एक कोशिकीय जीव हो गया। चलो, तो ये यहां पर याद रखना है। ये सब क्या हो गया? तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव में जैसे पूछेगा फंजाई भी यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार कि फंजाई एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है? इसका उत्तर क्या है बच्चों? बहुकोशिकीय जीव है। फंजाई से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो एक दो और मैं बता दे रहा हूं। तो एक और क्वेश्चन पूछेगा कि क्या फंजाई में पर्णहरित या हरित लवक पाया जाता है? हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? तो इसका उत्तर है नहीं। देखा, दो क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि फंजाई यानी कि कवक में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो इसका उत्तर है नहीं, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो फंजाई या कवक हैं वह स्वपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं? तो इसका उत्तर है ये परपोषी होते हैं। तो यहां पर फंजाई से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो एक और क्या क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि जो फंजाई हैं वो अपना भोजन कैसे लेते हैं? तो ये जो फंजाई हैं मृत जीवों से अपना भोजन क्या करते हैं? एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। मृतोपजीवी हो गए। अब देखो जो पादप हैं और जंतु हैं, ये भी क्या है बच्चों? ये भी तुम्हारे हो गए क्या? बहुकोशिकीय जीव हो गए। तो देखा कितने सारे क्वेश्चंस हो गए। तो ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव बुक में खोजोगे तो नहीं मिलने वाला है। चलो आगे देखते हैं। लो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो भी कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, जो कोशिका होती है यानी सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव तुमसे पूछ सकता है कि जो सभी कोशिकाएं होती हैं वे कैसे उत्पन्न होती हैं? इसका उत्तर है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से, यानी कि अपने पहला जो इसके पहले जो कोशिका है उसी से ये उत्पन्न होती हैं। तो कैसे भला? तो कोशिका में विभाजन होता है। एक कोशिका से बनेगा दो कोशिका, दो से क्या बनेगा? चार कोशिका। तो कोशिका में विभाजन होगा जिससे नए नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहां पर से एक और एमसीक्यू आ गया। एमसीक्यू आया कि कोशिका का संख्या कैसे बढ़ता है? तो इसका उत्तर क्या है? कोशिका विभाजन के द्वारा। क्या है उत्तर बच्चों? कोशिका विभाजन के द्वारा कोशिकाओं का क्या होता है? संख्या बढ़ता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, जितना सारा क्वेश्चन है सबको मैं बताने वाला हूं, एकदम बने रहो। धीरे धीरे वीडियोस को देखो, यदि एक साथ नहीं देख पा रहे हो तो यहां देखो। कोशिका का सबसे पहला किसने पता लगाया था? क्वेश्चन नंबर 1 रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। दूसरा क्वेश्चन यहीं से, कोशिका का जब खोज हुआ रॉबर्ट हुक ने किया तो वो जीवित कोशिका था या मृत कोशिका था? इसका उत्तर है मृत कोशिका। जो कॉर्क का कोशिका होता है वो मृत होता है, डेड होता है, यानी कि वो जीवित नहीं होता है। हो गया आंसर। चलो, तो ये क्वेश्चन तो बच गया कि जीवित कोशिकाओं का खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिकाओं का ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था 1674 में। कब किया था? 1674 में। 1674 में उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। हो गया यहां पर दूसरा क्वेश्चन। चलो तो नेक्स्ट और क्वेश्चन बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर एकदम VVVVVVI क्वेश्चन सब है। ये जो दिख रहा है येलो बॉक्स, इसमें जितना क्वेश्चन है तुम यदि देखोगे ना कोई ऑब्जेक्टिव के बुक में, तो सब क्वेश्चन तुमको यहाँ देखने को मिलेगा। तो देखो नया क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोशिका में जो केंद्रक होता है उसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? तो 1831 ईस्वी में किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जेई पुरकिंजे, देखो यहां पर लिखा हुआ है 1839 ईस्वी में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था। तो यहां से क्वेश्चन क्या हो गया? जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था? तो पुरोकंज ने। जेई पुरोकंज यहां लिखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इसका नाम दिया था। कोशिका द्रव्य का नाम किन्होंने दिया था? तो इन्होंने दिया था। दो जीव वैज्ञानिक स्लीडन तथा स्वान, देखो स्लीडन हो गया एम स्लीडन तथा टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। तो यहां से भी क्वेश्चन आ गया, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया था? क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? स्लीडन तथा स्वान। देखा तुमने, इतना ही सारा चीज में कितने सारे क्वेश्चन हैं। आगे देखते जाओ। यहां पर इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। तो यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि पौधे तथा जंतु कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं। यह सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? तो यह कौन सा सिद्धांत है? कोशिका सिद्धांत है। क्या है बच्चों? कोशिका सिद्धांत है। तो तुम्हें उत्तर में लिख देगा कोशिका सिद्धांत, उत्तक सिद्धांत, अंग सिद्धांत, अंगतंत्र सिद्धांत, या भी कुछ और भी लिख सकता है। तो तुम्हें आंसर क्या करना होगा? कोशिका सिद्धांत। देखा तुमने कितना सारा क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि हर एक लाइन से एमसीक्यू हम लोग याद कर सकते हैं। तो क्या एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा? अरे बिल्कुल नहीं छूटेगा। कैसे छूट जाएगा? यहां और भी देखो। तो विर्चो ने 1855 में कोशिका के सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। तो यहां भी एमसीक्यू आ गया, किन्होंने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया? इसका उत्तर क्या हो गया? विर्चो ने। किन्होंने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया? विर्चो ने। किन्होंने कोशिका सिद्धांत को दिया? स्लीडन तथा स्वान ने। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बन गया? एक और क्वेश्चन बन गया। अरे बिल्कुल बन गया। किन्होंने बोला कि कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है? तो विर्चो ने। किन्होंने कहा कि जो कोशिका है वह पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है? तो विर्चो ने कहा। देखा तुमने कितना सारा क्वेश्चन यहां पर बनते जा रहा है। तुम जितना क्वेश्चन याद करना चाहो याद कर सकते हो। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज, यहां पर यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कब खोज हुआ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का? तो बोलता है यहां पर 1940 में। इसको भी याद कर सकते हो। तो देखा तुमने कितने सारे क्वेश्चंस यहां पे हम लोगों ने कर लिए। तो आगे जैसे चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कोशिकाएं होती हैं उनका आकार और उनका रूप रंग क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। उनके कार्य भी क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो विभिन्न प्रकार के मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के जो कोशिकाएं होती हैं उनको दिखाया गया है। जैसे रुधिर कोशिका है, चिकनी पेशी कोशिका है, अस्थि कोशिका है, शुक्राणु है, अंडाणु है। तो क्या यहां से एमसीक्यू आएगा? बिल्कुल एमसीक्यू आएगा। तो यहां से पहला जो एमसीक्यू यह पूछता है वह यह पूछ रहा है कि कुछ कोशिकाएं अपना जो आकृति है उसको बदल सकती हैं, वे इनमें से कौन है? जैसे मान लो 3-4 ऑप्शन तुमको दे दिया गया है, अमीबा है, पैरामेसियम है, क्लेमाइडोमोनास है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यस, कोशिका। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अमीबा। अमीबा इसका उत्तर हो जाएगा।
चलो आगे देखते हैं क्या और भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि इनमें से किन कोशिकाओं का आकार नहीं बदलता है। तो किन का आकार नहीं बदलता है, तो सीधा सा यहाँ पर यदि तंत्रिका कोशिका वहां पर है तो उत्तर क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, इस तरीके से जो WBC होता है, मनुष्य में जो WBC होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं, उनका भी आकृति क्या होता है, बदलते रहता है। तो ये भी तुम याद रख सकते हो। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है, यही हम लोगों को समझना है। और यहां से हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा कि कोशिका को कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। तो कोशिका का परिभाषा यहां से हम लोग सीख सकते हैं कि कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका को शरीर का या जीव का रचनात्मक इकाई कहा जाता है और साथ ही साथ उसे क्रियात्मक या कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। तो तुम्हें मान लो कि इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछना है, तो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा कि कोशिका को निम्न में से क्या कहते हैं, क्रियात्मक इकाई, रचनात्मक इकाई, इनमें से दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये दोनों। कोशिका को रचनात्मक इकाई भी कहेंगे और क्रियात्मक इकाई भी कहेंगे। इस तरीके से यहां भी यही ऑब्जेक्टिव तुम्हारा आ जाता है। और आगे देखते हैं तो यहां पर वही बात लिखा गया है जो कि मैंने तुम्हें बताया। अब और इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहां पर आएगा, जो कोशिका है किस चीज से मिलकर बना होता है या उसके अंदर क्या पाई जाती हैं। तो इसका उत्तर है कोशिकांग। कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। तो जो कोशिका है उसके अंदर क्या होता है, कोशिकांग होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, कार्य को करते हैं और कोशिका को जीवित रखते हैं, उसको चलाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है। और ये कोशिकांग आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से कोशिकांग है, उनकी रचना कैसी होती है, आकृति कैसी होती है, उसके कार्य क्या क्या है, उस सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग वहां देखेंगे। तो आगे हम लोग अपने नए टॉपिक की ओर, और नया टॉपिक या फिर बोले नेक्स्ट टॉपिक तुम देख सकते हो, ये क्या है, कोशिका किससे बनी होती है। और इससे जो जो ऑब्जेक्टिव है यहां देख सकते हो, तो कोशिका किस चीज से बनी होती है। यहां पर सबसे पहला जो चीज मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि कोशिका में मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं, 3 चीजें। तो सबसे पहला क्या होता है बच्चों, तो सबसे पहला होता है प्लाज्मा झिल्ली, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया केंद्रक, और तीसरा क्या हो गया, कोशिका द्रव्य। तीसरा क्या हो गया बच्चों, कोशिका द्रव्य, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो आ गया तुम्हारा यहां से एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, कोशिका किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो ABCD 4 ऑप्शन होगा, वहां पर अलग अलग चीजों को मिलाकर लिखा होगा। तो सही आंसर क्या होगा, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। इन तीनों से मिलकर क्या बना है, हमारा कोशिका बना है। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, केंद्रक से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोशिका द्रव्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, एकदम बने रहो, एक एक लाइन को हम लोग एकदम उसको देख लेंगे, कौन कौन क्वेश्चन बन रहा है यार, सब क्वेश्चंस को कर लेना है, कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। तो सबसे पहला क्या आ गया, प्लाज्मा झिल्ली, इसी को क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। तो चलो यहां से भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बोलेगा क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली का दूसरा नाम क्या है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को ही क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या होगा, यदि ये कोशिका है तो कोशिका के जो बाहरी आवरण है उसे ही क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि तुम्हें मैं बता रहा हूं, आगे हम लोग पढ़ेंगे
पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो जो जंतु कोशिका है बच्चों, उसका बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? क्या क्वेश्चन आएगा? जो जंतु कोशिका है उसके सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। दूसरा क्वेश्चन आएगा, जो पादप कोशिका है उसके सबसे बाहरी रचना को क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। यानी पादप कोशिका का सबसे जो बाहरी रचना है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेल वॉल। और जो जंतु कोशिका है उसका सबसे बाहरी भाग को क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। तो नया एक और क्वेश्चन आएगा। देखो, तुम हर एक बार जो भी मैं बोल रहा हूं वो क्वेश्चन के रूप में तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक और क्वेश्चन पूछेगा, क्या पादप कोशिका में, पादप कोशिका, जंतु कोशिका नहीं, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है? तो इसका उत्तर है हाँ, पाया जाता है। तो कहां पाया जाएगा? तो जो सेल वॉल है उसके भीतर पाया जाएगा। यानी जो कोशिका है, कोशिका के चारों ओर क्या है? कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में सेल वॉल कह रहे हैं, उसके नीचे रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके नीचे सारा चीज रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या अभी क्वेश्चन खत्म हो गया? अरे बहुत सारे क्वेश्चन है, हर एक लाइन से क्वेश्चन है जो हम लोग देखते ही जा रहे हैं और तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा। तो यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। तुम्हें पता चल गया? नहीं पता चल गया? तो यह कोशिका की बाहरी परत है किसकी? जंतु कोशिका की। ये बात याद रखना कि ये जंतु कोशिका की सबसे क्या है? बाहरी परत है। कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। तो यहां से भी क्वेश्चन, कई तरीके से तुम्हें क्वेश्चन जो पूछा जाए लिख देना। पूछेगा कि कोशिका का वह संरचना जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करता है उसका नाम क्या है? तो क्या है बताओ? यही है कोशिका झिल्ली, यही है प्लाज्मा झिल्ली। इसी का नाम लिख देना है। आगे, प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों के अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से हम लोग इसको बोलते हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। एकदम VVI क्वेश्चन ये वाला है तुम्हारा। पूछेगा कि जो प्लाज्मा झिल्ली है या कोशिका झिल्ली है, कैसे झिल्ली है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है या पारगम्य झिल्ली है या अपारगम्य झिल्ली है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर क्या है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। इसका मतलब कुछ चीजों को अंदर बाहर आने जाने देती है और कुछ चीजों को अंदर बाहर आने जाने नहीं देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। देखा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो तुम देखो जरा सा, यहां पर एकदम छोटा सा, इतनी सी भाग में कितने सारे क्वेश्चन आ गए, बहुत सारे। और जब तुम बुक उठाओगे ना ऑब्जेक्टिव का, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। तुम PDF डाउनलोड कर सकते हो, जो मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां भी तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन। तो देखो आगे भी कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। पूछेगा क्वेश्चन, कोशिका में CO2 या ऑक्सीजन का कोशिका झिल्ली से आर पार वो कैसे आते जाते हैं? इसका उत्तर क्या है? विसरण है। विसरण मैंने तुम्हें बताया था क्लास 9th में ही, पहले भी पढ़ाया मैंने। क्या पढ़ाया है कि कुछ पदार्थों का, या फिर बोलेंगे कि पदार्थों का ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर जो गमन होता है, या फिर बोलेंगे कि ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो उसका गमन होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। जैसे यहां पर अगरबत्ती जलाया गया तो अगरबत्ती का धुआं यहां से वहां चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सांद्रता ज्यादा है, वहां सांद्रता कम है। तो इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं है अभी। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव पे मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं। तो विसरण के द्वारा CO2 का आदान प्रदान होगा, या फिर बोलेंगे ऑक्सीजन का आदान प्रदान होगा कोशिका में। एकदम याद कर लेना। अच्छा, यहां भी दिया गया है, देखो यहां पर विसरण किसे कहेंगे? तो पदार्थों का गति जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होगा। देखो यहां क्वेश्चन मैं बना ही देता हूं।
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया कि विसरण किसे कहते हैं? तो जब पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? विसरण कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये सारा चीज तुम याद रखना। अब यहां देखो, कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है और जिसका निष्कासन आवश्यक है, कोशिका में एकत्र हो जाता है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। तो जब CO2 कोशिका में बढ़ जाएगा तो CO2 कोशिका से कहां जाएगा? बाहर जाएगा। तो ज्यादा कंसंट्रेशन से, ज्यादा सांद्रता से किस ओर जाएगा? कम सांद्रता की ओर जाएगा। इस तरीके से ये सारा चीज तुम यहां पर देख सकते हो। तो जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना उसको खुशी खुशी बना देना, टेंशन मत लेना। आगे देखो, जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होती है तो उसे परासरण कहते हैं। VVI क्वेश्चन है, देख लो ये VVI क्वेश्चन है। और जब मैं एक बार +2 का एग्जाम देने गया था, +2 मतलब टीचर्स की वैकेंसी के लिए +2 का एग्जाम देने गया था, तब ये क्वेश्चन वहां पर पूछा था, सोच लो। और वहां पर पूछा था कि परासरण, ऑब्जेक्टिव टाइप ही था, परासरण क्या है? तो परासरण क्या हो गया? यहां पर देखो, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा जब जल जो है, जल यानी पानी ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। कौन जाता है भाई? पानी जाता है। कहां से कहां जाता है? ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। अरे कौन जाता है? पानी जाता है। तो पानी का गति जब ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है और वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? परासरण कहते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसको याद रखना, VVI क्वेश्चन है और ये एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। अब यहां देखो, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको यहां पर पूछा जाएगा। तो यहां पर जो परासरण है उसके द्वारा पदार्थों का क्या होगा? पदार्थ मतलब क्या? जल। जल का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। और उससे रिलेट करके यहां पर क्वेश्चन तुमको बनाया गया है। देखो, यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा? यही क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है। यहां देखना, यानी कि यह जंतु कोशिका मान लो, इसको क्या कर दिया गया? चीनी के घोल में रख दिया गया। किसके घोल में रख दिया गया? चीनी के घोल में रख दिया जाएगा। तो क्या होगा? तो सिंपल सा बात है कि इसका जो जल है बाहर की ओर निकल जाएगा। इसका जल क्या है? बाहर की ओर निकल जाएगा और ये सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, चलो और देखते हैं क्या क्या बात लिखा गया है। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा है में रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। तो देखो, अल्प परासरण दाबी विलयन किसे कहते हैं? यहां से क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, बहुत ध्यान से समझो। और इसको अच्छा समझना है तो एक वीडियो मैंने अलग से बनाया था परासरण के बारे में, तो परासरण के बारे में जो वीडियो बनाया उसको बहुत ध्यान से पढ़ लो तो तुमको ये सब एकदम मक्खन लगेगा, बहुत आसान लगेगा। तो यहां देखना, यहां पर मान लो कि एक ऐसा विलयन बनाया गया है। यहां देखना, एक ऐसा विलयन बनाया गया है जिसमें पानी क्या है बच्चों? ज्यादा है। पानी क्या है? ज्यादा। और चीनी या नमक क्या है? कम है। ठीक है, किसकी तुलना में? एक कोशिका की तुलना में। यहां पर एक कोशिका को रख दिया गया है। किसको रख दिया गया है? कोशिका को रख दिया गया है। उसके तुलना में, यानी कि कोशिका के अंदर पानी है और उसके अंदर जो साल्ट है उसके तुलना में बाहर हम लोग क्या करेंगे? जैसे बाहर में एक प्लेट ले लिए, प्लेट में क्या करेंगे? पानी बहुत सारा डाल देंगे और हल्का सा नमक डाल देंगे और उसके अंदर कोशिका को रख देंगे। तो जो यहां पर
विलयन बन रहा है, बाहर में जो विलयन बन रहा है उसे क्या कहेंगे? तो अल्प परासरण दाबी विलयन कहेंगे। क्या बोलेंगे? अल्प परासरण दाबी विलयन। तो यहां से क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। पूछेगा अल्प परासरण विलयन दाबी विलयन में पानी ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखो एक और विलयन जो मैंने यहां पर बता दिया। यहां पर देखो बाहर में जो हम लोगों ने रखा कोशिका को जिस जल में रखा, उस जल में नमक बहुत ज्यादा था, पानी बहुत कम था। तो उस तरह के विलयन को क्या कहेंगे? यहां देख लो बताया गया है। उस तरह के विलयन को, यहां देखना, उस तरह के विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये देखो यहां तीसरे नंबर में दिखा गया है, बहुत अच्छा। अति परासरण दाबी विलयन। क्या बोला जाएगा? अति परासरण दाबी विलयन। वाह क्या बात है। तो अति परासरण दाबी विलयन से क्वेश्चन आ गया ना। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अति परासरण दाबी विलयन में जल ज्यादा होता है कि कम होता है? जल ज्यादा होता है, चीनी या नमक कम होता है। तो इसको मैंने अभी तुरंत बताया था। इसमें क्या होगा? देखो यहां ऐसे को कटोरा ले लो, कटोरा में पानी डाल दो, कम की ज्यादा? कम पानी। कटोरा में क्या हो गया? कम पानी हो गया। और चीनी क्या हो गया? चीनी हो गया, ढेरे ढेरे चीनी हो गया, ज्यादा चीनी हो गया। और इसमें कोशिका को डाल देंगे। किसको डालेंगे? कोशिका को। तो कोशिका के तुलना में जो बहरी बहरी है, पानी क्या है? कम है। और चीनी क्या है? ढेरे ढेरे है, ज्यादा ज्यादा है। तो इसको बोलेंगे अति परासरण दाबी विलयन। क्या बोलेंगे? अति परासरण दाबी विलयन। और इस कारण से यहां पर देखोगे जो जल है बाहर आने लगेगा। जल क्या हो जाएगा? कोशिका से बाहर आने लगेगा। कोशिका बेचारा सिकुड़ जाएगा। कोशिका क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। तो यहां भाई ऐसे ही हम लोग को पढ़ना है क्या? नहीं, हम लोग को ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। तो क्वेश्चन पूछा, देखो यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा। पहला क्वेश्चन कि जब कोशिका को अति परासरण दाबी विलयन में डाल दिया गया तो कोशिका सिकुड़ जाएगा कि फूल जाएगा? उत्तर दीजिए। तो आंसर क्या हुआ? देखो तो यहां कोशिका सिकुड़ रहा है अति परासरण विलयन दाबी में, तो सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? सिकुड़ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, यदि कोशिका को अल्प परासरण दाबी विलयन में डाल दिया गया तो कोशिका फूल जाएगा कि पुचक जाएगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरे का, फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। तो जरा ऐसा एक कंडीशन सोचो, जब कोशिका के अंदर पानी का मात्रा और कोशिका के बाहर पानी का मात्रा बराबर हो तो उसे कैसा कहेंगे? उसे कैसा विलयन कहेंगे? तो उसका भी यहां पर उत्तर दिया गया है। उससे हम लोग बोलेंगे परासारी विलयन। क्या बोलेगा? परासारी विलयन। देख लिया तुमने? यहां पर देखो अति परासरण दाबी विलयन, अल्प परासरण दाबी विलयन और क्या लिखा हुआ है? परासी विलयन। कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से 3 विलयन के बारे में तुम्हें बताया गया। तो अब यहां पर से क्वेश्चन, क्या किसी कोशिका को समपरासी विलयन में रख दिया गया तो पुचकेगा कि फूलेगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ना पचकेगा और ना ही फूलेगा। तो ये जो टॉपिक मैंने बताया ना, यदि तुम्हें समझ नहीं आया हो तो ये तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पढ़ा रहा हूं, तो उस टाइप से मैं पढ़ा रहा हूं। तो तुम जाके वीडियोस को मेरा देख सकते हो जो इसका पाठ को जहां पर पढ़ाया गया है, तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। कोई दिक्कत? अब यहां से का इतना ही क्वेश्चन है? नहीं जी, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब ये सिकुड़ेगा, कब फैलेगा, ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब चलो यहां पर कुछ क्रियाकलाप बताया गया है। इस क्रियाकलाप को तो हम लोग को नहीं करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में 1-2 क्वेश्चन मान लो कभी पूछ दिया जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? तो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद यहां देख सकते हो
जो तुम्हारा अंडा का कवच होता है वह किस चीज से बना होता है? तो CaCO3 से बना होता है। किस चीज से बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो इसको भी तुम याद रख सकते हो। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे ना कि नहीं बढ़े? बढ़ना होगा। और जैसे जैसे बढ़ोगे ना, हर एक लाइन में एगो एमसीक्यू छुपा हुआ है, बड़का बड़का एमसीक्यू छुपा हुआ है, VVI एमसीक्यू छुपा हुआ है, जो शायद तुमने छोड़ भी दिया होगा। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया ना जी। क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अलवणीय एक कोशिकीय जीव होते हैं। अलवणीय मतलब क्या हो गया? लवणीय मतलब समुद्र का खारा पानी समझ लो, जिसमें लवण मिला हुआ, उसको लवणीय कहेंगे। लवण माने क्या हो गया? साल्ट हो गया, नमक हो गया। तो अलवणीय किसे कहेंगे? जिसमें नमक नहीं मिला है उसको अलवणीय कहेंगे। तो अलवणीय जलीय जीव में जो पानी आएगा वह कैसे आएगा? परासरण द्वारा आएगा। वो कैसे ग्रहण करेंगे जल को? परासरण के द्वारा ग्रहण करेंगे। तो यहां से तो एक और भी है MCQ आ गया। क्या पूछेगा कि पौधों का जो जड़ होता है ना, तो जड़ में जब जल का अवशोषण करेंगे, पौधों के जड़ों में जो जल का अवशोषण होगा वह किसके द्वारा होगा? परासरण के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? परासरण के द्वारा। इसको याद रखना, गलती मत करना। चलो तो आगे देखते हैं। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या बात बताया गया? विसरण के बारे में बताया गया है कि बहुत सारे जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो विसरण के द्वारा, देखो ऊपर परासरण पढ़ रहे थे, याद रखना परासरण और विसरण बहुत अंतर है। तो यहां पर बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो कि विसरण के द्वारा चीजों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे बहुत सारा एक कोशिकीय जीव भी विसरण के द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे मान लो अमीबा है, तो अमीबा को ऑक्सीजन लेना है, तो वो क्या करता है? अपने बॉडी सरफेस से, देखो ये अपना बॉडी सरफेस से, बॉडी सरफेस मतलब क्या हो गया? ये वाला बॉडी सरफेस से ही ऑक्सीजन को ले लेगा, CO2 को छोड़ देगा। तो वो किसके द्वारा करेगा? विसरण के द्वारा करेगा। याद रखना, परासरण कब हम लोग बोलते हैं? जब जल का बात आता है। लेकिन विसरण कब बात बोलते हैं? जब ठोस द्रव या गैस कुछ भी आता है तो उसमें विसरण का बात हम लोग करते हैं। याद रखना, प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। आ गया एगो VVI क्वेश्चन, क्या बोलेगा? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है निम्न में से किसका बना हुआ है? तो इसका उत्तर सीधा सीधा क्या हो गया? लिपिड तथा प्रोटीन का बना हुआ है। देखो बउआ लोग, एक एक लाइन से, हर एक लाइन से तुम्हारा क्वेश्चन बन रहा है। ऐसा मत सोचना कि अरे ये क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है। हर एक लाइन से MCQ का मतलब क्या होता है? MCQ का मतलब होता है कि तुम्हारा MCQ का क्या मतलब होता है? MCQ का मतलब होता है तुमने पाठ को कितने मन लगाकर पढ़ा है। यदि बहुत मन से पढ़ा होगा ना, तभी तुम MCQ कर सकते हो। तो एकदम गारंटी में बता रहा हूं, जितना अच्छा मैं यहां बता रहा हूं तुम्हें MCQ, उतना अच्छा तुम्हें कोई नहीं बताने वाला है। विश्वास कर लो मेरा। क्यों? क्योंकि तुम्हें रिवीजन भी हो रहा है और तुम यहां पर MCQ भी समझ रहे हो। तुम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है, क्या लिंक दिया हुआ है PDF का, उसको डाउनलोड कर लो और वहां से भी तुम लोग पढ़ सकते हो। तो प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, ये भी एक क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? लचीली होती है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछेगा कि प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, लचीली नहीं होती है, कठोर होती है, क्या होती है? तो इसका उत्तर में क्या हो जाएगा कि प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? लचीली होती है।
देख सकते हो कितना अच्छा से दिया गया है। कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। आ गया ना क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि जो एक कोशिकीय जीव हैं बाह्य पर्यावरण से भोजन कैसे ग्रहण करेंगे या फिर वे जो व्यर्थ पदार्थ है शरीर का उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए कौन सा गुण, कोशिका का कौन सा गुण यानी कि प्लाज्मा झिल्ली का कौन सा गुण इसमें मदद करता है। तो यहां देख लो कोशिका का लचीलापन, कोशिका का नहीं बोलेंगे, कोशिका झिल्ली का बोलेंगे कि कोशिका झिल्ली का जो लचीलापन है ना वही क्या करता है, उसको पदार्थों को आने जाने में मदद करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो एंडोसाइटोसिस मतलब क्या हो गया, पदार्थों को अंदर लेना। तो पदार्थों को जो अंदर लेंगे, तो देखो क्वेश्चन आ गया, ये सब क्वेश्चन मतलब ये सब वर्ड आ गया टर्म, अगर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, अरे भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव पदार्थों को अपने अंदर ले रहा है उसको क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। और बाहरी फेंक रहा है तो क्या हो गया, एक्सोसाइटोसिस। अंदर ले रहा है तो क्या हो गया, एंडोसाइटोसिस। तो बाहरी फेंक दिया तो क्या हो गया, एक्सोसाइटोसिस। पानी वानी जैसा चीज ले रहा है तो पिनोसाइटोसिस भी होता है। तो उतना चीज नहीं पढ़ना है तुम्हें। अमीबा अपना भोजन, क्वेश्चन क्वेश्चन लगाओ इसे, क्यों देख लो यहां से 1 2 3, देखा 2 लाइन पढ़ रहे हैं 3 4 क्वेश्चन आ जा रहा है। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस लचीला होता है, अमीबा भोजन कैसे लेता है, पानी कैसे लेता है, देखा कितना सारा क्वेश्चन आ गया, कितना लाइन से, मात्र 3 4 लाइन से। तो इस तरीके से यदि पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया नंबर आ जाएगा। तो अमीबा अपना भोजन कैसे लेता है, जल्दी बताओ, एबीसीडी 4 ऑप्शन, तो आंसर मारोगे एंडोसाइटोसिस के द्वारा भोजन को लेता है। ठीक है, अब देखो कोशिका भित्ति के बारे में बता रहा है। तो मैंने तुम्हें सबसे पहला जो क्वेश्चन कोशिका भित्ति के बारे में बताया था कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। देखो क्वेश्चन गिने, कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, इसका उत्तर है कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। एक और क्वेश्चन, क्या कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, नहीं जी, सिर्फ पादप में नहीं पाया जाता है, और भी जीवों में ये पाया जाता है, ये भी याद रखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ पादप में ही पाया जाता है, जैसे कि तुम्हारा जो कवक होगा वहां भी कोशिका भित्ति पाया जाएगा। ठीक है, इसलिए तुम इसमें कंफ्यूजन मत रखना। अब नया क्वेश्चन, क्या कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में पाया जाएगा, अरे बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, नहीं पाया जाएगा। बन गया ना 3 को क्वेश्चन, बना कि नहीं बना। अब नया क्वेश्चन, पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। अरे उत्तर क्या हो गया, कोशिका भित्ति ना हो गया, और क्या हुआ। तो यहां पर पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होता है, तो ये भी मैंने बता दिया। तो यहां से भी क्वेश्चन, अरे बाप रे कितना क्वेश्चन है, अरे बहुत क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन बना दोगे ना उतना क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हो जाएगा बस इतनी सुन में। और तुम लोग जो बुक खरीदोगे वो पूरा मिला के 20 क्वेश्चन होता है, समझ में आ रहा है। तो यहां देखो, तो जो पादप कोशिका होता है क्या उसमें प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों होता है, बिल्कुल दोनों होता है। अब यहां लास्ट एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो पादप कोशिका होता है वो मुख्य रूप से किसके बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ये नया क्वेश्चन हो गया, नया क्वेश्चन। इसके बाद भी क्वेश्चन है, यहां देख लो, सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को क्या प्रदान करता है, क्या, तो क्या माने क्वेश्चन, और क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये क्या बोला, क्वेश्चन नहीं होता है जी, क्वेश्चन होता है, लेकिन मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं तो गड़बड़ा मत जाना। संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। देख लो क्वेश्चन बन गया ना। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सेलुलोज है वो क्या प्रदान कर रहा है प्लांट्स को, पादपों को। तो इसका उत्तर में 4 ऑप्शन दिया रहेगा और तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो हम पढ़वे नहीं किए हैं। तो यहाँ पढ़ा तो दिए हैं कि वो क्या करता है, पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, यानी मजबूती प्रदान करता है। तो
तो यहीं पर एक और क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा, जो साधारण सा क्वेश्चन है वो मैं बता दे रहा हूं। यहां से क्वेश्चन आ जाएगा कि जो तुम्हारा कवक है यानी कि जो तुम्हारा फंजाई है उसका कोशिका भित्ति किस चीज से बना होता है। तो देखो, काइटिन लिखा होगा या चिटिन लिखा होगा, जैसा भी प्रोनाउंस अलग अलग तरीके से कहते हैं। चिटिन का बना होता है, कहीं कहीं काइटिन भी लिख देता है हिंदी में, तो उसी का बना होता है किसका कोशिका भित्ति। वेरी गुड, किसका? हाँ जी, किसका? अरे कवकों का। और किसका? जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। देखो, ये जो है कोशिका है, पादप कोशिका को अति परासरण दाबी विलयन में डाल दिए, डुबका दिए, तो क्या होगा? बताओ, बता सकते हो क्या होगा? पानी बाहर आएगा कि अंदर जाएगा? अरे कोशिका पुचक जाएगा कि फूल जाएगा? पुचक जाएगा। देखो यहां पर ऐसे पानी बह ही गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? पचक जाएगा, ऐसे ऐसे पचक जाएगा। और जब पचक जाएगा तो इसको इस भाषा में हम लोग कहेंगे जीव द्रव्य कुंचन कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? जीव द्रव्य कुंचन। और ई हो गया हम लोग कहेंगे कुंचन, और ई कुंचन हो गया भी कुंचन। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा गया कि क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे जब पादप कोशिका को अति परासरण दाबी विलयन में डाल देंगे और उसको सब पानी बहरी खींचा जाएगा और वो सब सुकुड़ जाएगा, उसको क्या कहेंगे? इसका उत्तर क्या हो गया? जीव द्रव्य कुंचन कहेंगे। देखो, बने रहो, हड़बड़ मत करो, यहां पर बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारा बचा हुआ है, ठीक है? और सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते जाएंगे। तो चलो बाबू लोग, कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहां देख सकते हो एक और क्वेश्चन पूछ दिया है। क्या क्वेश्चन पूछ दिया है? अच्छा देखो, क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, हजारों लाखों क्वेश्चन हो सकते हैं। क्या हम लोगों को उससे मतलब है? नहीं, हम लोगों को कुछ खास बुक से मतलब है, जो कि है एनसीईआरटी। तुम्हें एनसीईआरटी को कंप्लीट करके चलना है। इसी चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि बाहर से पूछे जाएं, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता हूं, क्योंकि तब तो कुछ भी पूछा जा सकता है जो तुम्हें पता नहीं हो। तो टेक्स्ट बुक जो तुम्हें दिया गया है, यदि क्वेश्चन उससे पूछा जाए तब तुमको आंसर नहीं आए तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए यहां पर जो एक क्वेश्चन दिया गया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्यों किसी क्वेश्चन को छोड़ें? हर एक क्वेश्चन को देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को देख लेंगे, एमसीक्यू होना चाहिए। तो यहां पर देखो, कोशिका, कौन सा कोशिका हो गया? पादप कोशिका हो गया, पौधों का, और दूसरा कवक का कोशिका भित्ति, और तीसरा हो गया बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति। यानी कि यहां से क्या क्वेश्चन हो सकता है कि इनमें से किसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, या फिर ग्रुप बना बना के दे सकता है, या फिर इनमें से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जा सकता है। देखो क्या क्या लिखा होगा, पौधा, कवक, बैक्टीरिया और जंतु। तो इसका उत्तर क्या हो गया? अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि बैक्टीरिया में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति होता है कि नहीं होता है, ये कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन बच्चों, यहां पर बैक्टीरिया में सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति होता है, ठीक है? पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, ये भी तुम याद रख सकते हो, उतना डिटेल में नहीं पूछेगा यहां पर। तो यहां पौधों में भी कोशिका भित्ति होता है, कवक में मैंने बताया था चिटिन का बना होता है कोशिका भित्ति, पौधों में मैंने बताया था सेलुलोज का बना होता है, और बैक्टीरिया में भी कोशिका भित्ति पाया जाता है। देखा तुमने कितना इंपॉर्टेंट हो गया। अब चलो दूसरा आगे हमारा केंद्रक। अभी तक हम लोग प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग को क्या पढ़ना है? केंद्रक। और केंद्रक से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन मैंने बताया था तुम्हें, केंद्रक का खोज किसने किया था? जल्दी बताओ। ये मैं नहीं बताने वाला क्योंकि शुरू में मैंने पढ़ाया है। कमेंट बॉक्स में तुम लोग कमेंट करना कि केंद्रक का खोज किसने किया था। तो यहां पर हम लोगों ने केंद्रक को देख भी लिया है, और केंद्रक से संबंधित अब खास खास चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो चलो देखते हैं क्या क्या चीजें यहां पर
बताई गई हैं और क्या क्या हम लोगों को पूछा जाएगा। तो यहाँ देखो, कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रानीन अथवा मेथिलीन ब्लू विलयन का उपयोग करते हैं। देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या तुमने इसे पढ़ा है? ऐसे क्वेश्चन को नहीं पढ़ा होगा, मैं एकदम कंफर्म बता रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच बीच के क्वेश्चन है जो तुम्हारे दिमाग में अभी तक नहीं होगा, लेकिन ये सारा इस चैप्टर में लिखा गया है। देखो, जब हम लोग एक कोशिका को लेते हैं और कोशिका का अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे प्याज लिया था, प्याज का ऊपर वाला छिलका उतारा था और उसका अध्ययन करना चाहते थे, उसमें कोशिकाओं को देखना चाहते थे, केंद्रक को देखना चाहते थे, तो उसको रंगा जाता है बच्चों। क्या कहता है? रंगा जाता है। तो कैसे रंगा जाता है? क्या इसको हम लोग स्याही से रंगते हैं? नहीं, स्याही से नहीं रंगते हैं। तो क्या इसको स्केच पेन से रंगते हैं? नहीं नहीं, स्केच पेन से भी नहीं रंगते हैं। इसके लिए यहां पर हम लोग सेफ्रानीन और मेथिलीन ब्लू विलयन का उपयोग करते हैं। चलो, क्वेश्चन क्या आएगा कि जो कोशिका है उसको रंगने के लिए किस विलयन का उपयोग करते हैं? सेफ्रानीन और मिथिलीन ब्लू, इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा। अब चलो और भी आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? केंद्रक, और केंद्रक से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसे ही हम लोग देखते हैं। तो जैसे तुम्हें पता ही है, ये कोशिका है, तो इसी के अंदर क्या है? केंद्रक है, जो क्या करता है? कोशिका के सारे फंक्शंस को क्या करता है? यही रेगुलेट करता है। तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि जो कोशिका है उसके सारे कार्यों को कौन चलाता है, रेगुलेट कौन करता है? तो वह कौन है? केंद्रक है। ये भी एक क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है, जिसे क्या कहते हैं? यहां भी एक क्वेश्चन आ गया। अब जो केंद्रक होता है बच्चों, उसके चारों ओर दोहरा झिल्ली का एक संरचना होता है। इसको क्या कहेंगे? ABCD 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो इसका उत्तर क्या हो गया? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। जैसे कि कोशिका के चारों ओर जो आवरण है उसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, वैसे केंद्रक की चारों ओर जो झिल्ली है उसका नाम क्या हो जाएगा? केंद्रक झिल्ली हो जाएगा। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है, यानी कि केंद्रक के बाहर और अंदर पदार्थों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो यहां से क्वेश्चन है, यह कैसे होता है? जैसे देखो, ये केंद्रक है, तो इससे पदार्थों का आदान प्रदान कैसे होता है? इसका उत्तर क्या है? वही जो कोशिका केंद्रक झिल्ली है उसमें न्यूक्लियर पोर होता है, यानी कि केंद्रक उसमें छिद्र होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। तो ये देखो, छिद्रों के द्वारा, इसका उत्तर क्या हो गया? छिद्रों के द्वारा। सब क्वेश्चन समझ रहे हो ना? 2 क्वेश्चन यहां हो गया, 1 क्वेश्चन यहां होगा, 3 क्वेश्चन हो गया। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। अब आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। पूरा जो कोशिका है, कोशिका में क्या होता है? केंद्रक, और केंद्रक में क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार रचना दिखाई पड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। तो यहां से क्वेश्चन तुम्हारा आएगा कि कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन क्या है? मैंने बताया था, जब एक कोशिका से 2 या 4 कोशिका बनता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन आएगा कि जब कोशिका विभाजन होता है तो उस समय केंद्रक में छड़नुमा संरचना दिखाई देती है। कैसा संरचना दिखाई देता है? छड़ के जैसा, छड़ाकार। देखो, इस तरीके से छड़ाकार संरचना दिखाई देगा। इसे क्या कहेंगे? इसका उत्तर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। और प्रत्येक जीवों के लिए क्रोमोसोम का संख्या क्या होता है? निश्चित होता है। तो एक क्वेश्चन बस याद कर लो एक्स्ट्रा में कि हमारा जो शरीर है इसका कोशिका निकालेंगे तो इसमें केंद्रक में क्रोमोसोम का संख्या कितना होगा? तो मनुष्य में होता है ये 46। एकदम याद कर लो, एक क्वेश्चन कम से कम याद कर लो एक्स्ट्रा कि मनुष्य में जो कोशिका केंद्रक है उसमें क्रोमोसोम कितना है? 46 है।
लेकिन मनुष्य का जो शुक्राणु बनेगा, जो अंडाणु बनेगा, उसमें क्रोमोसोम का संख्या होगा 23। यह भी याद कर लो, कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया क्रोमोसोम के बारे में। तो अब क्रोमोसोम किस चीज से मिलके बना होता है? तो क्रोमोसोम डीएनए और प्लस में प्रोटीन से बना होता है। किससे किससे बना होता है? क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। तो जो मैंने पीडीएफ बनाया है ना, उसमें ये कई बार तुमसे पूछा गया है, तो तुम उसका जवाब देना, ठीक है? पीडीएफ तुम नीचे खरीद सकते हो, वहां पर बताया गया है कि क्रोमोसोम किस चीज से बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। अब नया क्वेश्चन कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब देखो राइबो है, कहीं कहीं राइबोज लिख देगा, अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि राइबो है कि राइबोज है, ठीक है? तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो गया? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये भी क्वेश्चन हो गया ना एक और क्वेश्चन। अब चलो नया क्वेश्चन। तो हम लोगों ने क्या देखा? क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। अब यहां पर दो क्वेश्चन सिमिलर हो सकते हैं तुम्हारे लिए। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि माता पिता के गुण उसके संतान में कैसे जाते हैं? जैसे कुत्ता का बच्चा कुत्ता, बंदर का बच्चा बंदर, हाथी का बच्चा हाथी, मनुष्य का बच्चा मनुष्य, कैसे होता है? माता पिता के गुण उसके संतान में कैसे जाते हैं? तो यहां पर ध्यान देना, यदि ऑप्शन में क्रोमोसोम होगा तो उत्तर क्या लिख दोगे? क्रोमोसोम। यदि एबीसीडी में डीएनए होगा तो क्या लिख दोगे? डीएनए। और यदि एबीसीडी में जीन होगा, जीन ऐसे लिखा रहेगा जीन, तो तुम इसको भी आंसर कर सकते हो। तो यहां ध्यान से देख लो, बहुत सिंपल सा है। ये देखो, ये हो गया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में हो गया डीएनए और डीएनए में हो गया तुम्हारा जीन, ठीक है? तो इस तरीके से जो क्रोमोसोम है उसमें वह किससे बना है? डीएनए से। और डीएनए का एक खास टुकड़ा जो कि कोई कार्य को करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो यदि चार ऑप्शन एबीसीडी इसी के द्वारा माता पिता के गुण उसके संतान में जाता है, तो एक्चुअली में किसके द्वारा जाता है? जीन के द्वारा जाता है। यदि ऑप्शन में जीन होगा तो वेरी गुड, मार देना। ये दोनों नहीं रहेगा, सिर्फ जीन रहेगा तो जीन आंसर हो जाएगा। अब जीन भी नहीं है ऑप्शन में, क्रोमोसोम नहीं है, डीएनए दिया गया है, तो ये आंसर मार देना। अब एग्जाम में ऑप्शन में डीएनए और जीन है ही नहीं, क्रोमोसोम है, तो उसको भी मार देना। माता पिता के गुण उसके संतान में कैसे जाते हैं? तो कैसे जाते हैं? क्रोमोसोम के द्वारा, या फिर डीएनए के द्वारा, या फिर जीन के द्वारा। समझ में आ रहा है? ये एमसीक्यू के लिए है। लेकिन यदि तुमसे कोई पूछे कि कैसे जाता है भैया बताइए, तो तुम आंसर देना जीन के द्वारा जाता है, या तुम डीएनए भी बोल दोगे तो सही है। तुम बोलना मत क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम से लिखने का बोलने का कोई जरूरी नहीं है। यदि ऑप्शन नहीं है तब क्रोमोसोम हम लोग लिखते हैं, ठीक है? यहां देखना, अब नया क्वेश्चन जो मैंने बताया अभी तुम्हें, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? एबीसीडी ऑप्शन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? अभी तो बताया, जीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीन। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही है उसमें यह डीएनए, देख लो कितना सारा क्वेश्चन आता है, क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान होता है। तो देखो, जो कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है? ध्यान से देखो, कोशिका है, कोशिका के अंदर है तुम्हारा केंद्रक, और केंद्रक के अंदर है क्रोमैटिन मटेरियल। देखो ऐसे जाल नुमा रचना होता है, क्रोमैटिन मटेरियल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल। और यही जो क्रोमैटिन मटेरियल है, यही फिर तुम्हारा क्रोमोसोम बनाता है। क्या बनाता है? क्रोमोसोम। तो जब कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है तो ये क्रोमैटिन मटेरियल के रूप में रहता है, और जब कोशिका विभाजन होने लगता है तो यही फिर क्या बन जाता है? ऐसे छड़ जैसा रचना बन जाता है, छड़ बन जाएगा। अभी छड़ नहीं है, देखो उलझा हुआ धागा जैसा है। और जब कोशिका विभाजन होने लगेगा तो ये छड़ जैसन बन जाएगा। तो जब छड़ जैसा बन जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम बोलेंगे। और जब छड़ जैसा नहीं है, धागे नुमा रचना है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन मटेरियल बोलेंगे। तो यहां से भी ना हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछेगा
कि जब कोशिका विभाजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है, तो जो केंद्रक है उसमें धागानुमा उलझा हुआ रचना को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं या क्रोमोसोम कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? यस, उसको कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, यानी कि क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं। नया क्वेश्चन, क्रोमेटिन मटेरियल से क्या बनता है? यस, क्रोमेटिन मटेरियल से क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। तो इस तरीके से जब कभी भी कोशिका विभाजन होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम बन जाता है। तो कौन क्रोमोसोम बन जाता है? क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम बन जाता है। कितना चीज पढ़ा है। अब आगे देखो, कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एकदम VVI क्वेश्चन है कि जब कोशिका विभाजन हो रहा होता है तो उसमें मेन रोल कौन करता है? तो कौन करता है? केंद्रक करता है। देखो यहां कुछ जीव लिखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिसमें केंद्रक नहीं होता है, उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। VVI क्वेश्चन, वैसे जीव जिसमें केंद्रक नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और वैसा जीव जिसमें केंद्रक होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक जीव। है आसान। तो यूकैरियोटिक कोशिका भी कहेंगे, यूकैरियोटिक जीव भी कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे, प्रोकैरियोटिक जीव कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बुझा रहा है सब चीज? यहां देखना। तो क्या क्वेश्चन था यार? क्वेश्चन तो लिखे ही नहीं। क्वेश्चन बोला, क्या बोला कि कोशिका विभाजन में, कोशिका जब विभाजन हो रहा है तो वहां पर कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या उत्तर हो गया? केंद्रक। चलो अब यहां पर आगे और भी क्वेश्चन होगा। बहुत सारा क्वेश्चन है, इतना सारा क्वेश्चन है कि तुम बस क्या करते जाओ, याद करते जाओ, और एग्जाम में जो भी पूछेगा, अब तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। देखो यहां तक 50-60 क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। VVI क्वेश्चन है ना, एकदम याद रखना, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। ऐसे स्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। देखो तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा केंद्रकाय किसमें पाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या है? बैक्टीरिया में। क्या बोला कि जो बैक्टीरिया है बच्चे लोग, बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। तो जो बैक्टीरिया है, मान लो ये बैक्टीरिया है, तो इसमें केंद्रक नहीं होता, यानी कि केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। तो केंद्रक झिल्ली नहीं होता है तो यहाँ केंद्रक भी नहीं रहेगा। तो इसमें क्रोमेटिन पदार्थ रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा। तो उस क्षेत्र को जहां पर क्रोमेटिन पदार्थ होता है उसको हम लोग केंद्रकाय कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या है? केंद्रकाय। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि वैसा अस्पष्ट क्षेत्र जहां पर क्रोमेटिन पदार्थ पाया जाता है, किसमें? बैक्टीरिया में, उसको क्या कहते हैं? इसका उत्तर क्या है? केंद्रकाय कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस देख सकते हो तुम, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहां देखो जो मैंने बताया था कि कुछ कोशिका को बोलते हैं प्रोकैरियोट यानी प्रोकैरियोटिक। ये कैसे शब्द आया है? प्रो मतलब प्रारंभिक हो गया और कैरियोन मतलब क्या हो गया? केंद्रक। ठीक है, तो वैसा केंद्रक जो पूर्ववर्ती है, यानी कि बोलेंगे वह प्रारंभिक है, यानी कि उतना विकसित नहीं है, इस तरीके से बोल सकते हैं। यानी उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली नहीं है, वैसे कोशिका को बोलेंगे प्रोकैरियोट। और ऐसे जीव को क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक जीव। VVI एकदम आने वाला क्वेश्चन है। और दूसरा यूकैरियोन, यानी कि यू मतलब अच्छा, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस हो गया, तो दूसरे जीव को क्या बोलेंगे? यूकैरियोट कोशिका। और वैसे जीव को क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक जीव। ये भी VVI क्वेश्चन तुम्हारा आ गया। ठीक है,
अब देखो यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक है वो सिंपल कोशिका है, उसमें कोई भी कोशिका अंगक नहीं पाया जाता है। जो कि यूकैरियोटिक जीव है उसमें कोशिका अंगक पाया जाता है, या बोले यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका अंगक पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक में कि यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में। ठीक इसी तरीके से जो गोल्जी बॉडी है वो किस में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक में। क्यों, क्योंकि वो कोशिका अंगक है और वो कहां पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब देखो यहां देख सकते हो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। तो यहां से आ गया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आया, बहुत सिंपल सा, कि जो प्लास्टिड है वह किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, पहला क्वेश्चन। दूसरा तो तुम्हें पता है कि जो प्लास्टिड है वह पादप में पाया जाता है कि जंतु में, पादप में। तीसरा क्वेश्चन, क्या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लास्टिड पाया जाता है, तो उत्तर है नहीं। चौथा क्वेश्चन, प्लास्टिड में क्या पाया जाता है, तो उसका उत्तर है क्लोरोफिल पाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें क्लोरोफिल क्या प्लास्टिड में पाया जाता है, नहीं, उसमें किस में पाया जाता है, झिल्लीदार पुटिका में पाया जाता है। और भी नया क्वेश्चन, क्या सभी बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होता है बच्चा लोग, बिल्कुल भी नहीं होता है, बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। हो गया ना क्वेश्चन। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में बोल रहा है, कुछ प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया बोलता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें ये क्लोरोफिल पाया जाता है। देख रहे कितना सारा क्वेश्चन आ रहा है, एक लाइन से 5 6 7 8 10 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो क्लोरोफिल किस में मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है। देख लो कितने सारे क्वेश्चन यहां पर आ गए। तो ये देखो किस तरीके से एक बैक्टीरिया के कोशिका को दिखाया गया है। इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, यहां याद रखना। प्लाज्मा झिल्ली भी है, देख लो, ठीक है। इस तरीके से कोशिका भित्ति भी है, याद कर लो, मैंने तुम्हें बताया था। तो बताओ जल्दी जल्दी, क्या बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाया जाता है, यस पाया जाता है। दूसरा, क्या बैक्टीरिया में प्लाज्मा झिल्ली पाया जाता है, यस बिल्कुल पाया जाता है, इसके नीचे होगा। तो राइबोसोम क्या बैक्टीरिया में पाया जाता है, बोलोगे राइबोसोम क्या है, आगे पढ़ने वाले हैं। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, देख लो, बार बार मैं कितना सारा क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूं, तो ये सारा तुम याद कर सकते हो। यहां पर न्यूक्लियॉन के बारे में बताया था, ये देखो यहां पर मैंने केंद्रकाय के बारे में बताया था, तो वो भी यहां पर केंद्रकाय लिखा हुआ है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो, अब आ गया तुम्हारा कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य यहां देख सकते हो, यहां पर देखो यही कोशिका है। तो कोशिका में केंद्रक है ना, और केंद्रक के अलावा ये द्रव्य दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये केंद्रक है, इसको बोलेंगे केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है सो केंद्रक द्रव्य कहेंगे। यहां पर ये जो द्रव है इसको, इसी को बोलते हैं कोशिका द्रव्य, और दोनों को मिलाकर क्या बोल देते हैं बच्चों, जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां पर इन सारे चीजों को भी तुमको याद रखना है। अब यहां पर से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या क्वेश्चन है, वही जो चीज मैंने बताया
कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो एक तरल पदार्थ भरा हुआ है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर भरा हुआ है, उसे क्या बोलेंगे? उत्तर क्या है? कोशिका द्रव्य कहेंगे। तो यहां पर नया क्वेश्चन ये है कि जो कोशिका के कोशिकांग होते हैं, जो मैंने तुम्हें बताया था, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, वो कहां पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है कोशिका द्रव्य में ही वो पाए जाते हैं। इसको एकदम याद कर लेना। तो कोशिका अंगक कैसे होते हैं? कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना कि जो झिल्ली युक्त जो रचनाएं कोशिका में पाई जा रही हैं वो क्या है? कोशिका अंगक है। ठीक है, अब यहां देख सकते हो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। ठीक है, अब जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया कि जो कोशिका अंगक होते हैं वे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और कोशिका अंगक है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। एकदम याद कर लेना। ठीक है, अब यहां भी देख सकते हो क्वेश्चन तुम्हारा आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आकार से याद कर सकते हो कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसका आकार निम्न में से कौन है? 1 से 10 म्यू मीटर, या कि 1 म्यू मीटर क्या हो गया? 10⁻⁻6 मीटर। ये भी क्वेश्चन तुमको बन सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आकार प्राय क्या होता है? बड़ा होता है, 5 से 100 म्यू मीटर होता है। म्यू मतलब क्या हो गया? 10⁻⁻6 मीटर। केंद्रकीय क्षेत्र, यहां पर तुम्हें केंद्रकाय के बारे में मैंने बताया कि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? केंद्रकाय कहते हैं। और यहां पर सुस्पष्ट केंद्रकीय झिल्ली होता है। कोई दिक्कत? यहां पर देख सकते हो क्रोमोसोम, इसमें एक क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम होता है। यहां पर झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं और यहां पर झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। कोई दिक्कत? तो जैसे मैंने बताया कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होगा? कोशिका अंगक होगा। तो यहां पर जो कोशिका अंगक होता है वह झिल्ली युक्त संरचना होती है, जो कि कहां पाया जाता है? अरे बताओ जी, कहां पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, और जो कि सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलता है। तो यहां अब नाम थोड़ा जल्दी से याद कर लो जो जो तुम्हें पढ़ाया गया है, क्योंकि हम लोगों को एनसीईआरटी फॉलो करना है, और यहां पर ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा जा सकता है। जैसे देख सकते हो अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम और राइबोसोम, इनमें से कौन कौन इनमें से कोशिका अंगक नहीं है? जल्दी बताओ। यस, राइबोसोम। राइबोसोम जो मैंने अभी तुम्हें बताया था वो कोशिका अंगक नहीं है बच्चों। राइबोसोम कोशिका अंगक नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे तुम्हें करना होगा? इसको याद करना होगा। जो जो कोशिका अंगक हैं उनका नाम याद रखना है, तभी तो तुम वहां पर छांट सकोगे। तो देखो कौन कौन है। अंतर्द्रवीय जालिका एक कोशिका अंगक है जिसके बारे में हम लोगों को काफी चीजों को पढ़ना है, और उससे जो 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 क्वेश्चन बनते जाएंगे ऑब्जेक्टिव उसको हम लोगों को पढ़ लेना है। गोल्जी उपकरण भी कोशिका अंगक है। लाइसोसोम भी आई क्वेश्चन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका के आत्महत्या की थैली, जो कि आगे मैं बताऊंगा। लाइसोसोम भी क्या है? कोशिका अंगक है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड रसधानी, ये सभी क्या है? कोशिका अंगक है। तो एकदम याद कर लेना होगा तुम्हें। राइबोसोम कोशिका अंगक नहीं है। राइबोसोम में क्या होता है? अभी मैंने बताया था, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यानी प्रोटीन का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं राइबोसोम, जो कि बैक्टीरिया में हम लोगों ने देखा था पाया जाता है। तो नया क्वेश्चन, क्या क्या अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड रसधानी बैक्टीरिया में मिलेगा या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका आंसर क्या है? नहीं मिलेगा। अब देख सकते हो अंतर्द्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहते हैं। तो ये जो है
इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। यहाँ तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ एमसीक्यू देख रहे हैं कि इससे क्या क्या एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो यदि इसकी संरचना को देखें तो यहाँ देख सकते हो, अंतर्द्रवी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है जो कि कोशिकाओं में फैला हुआ होता है। तो यहाँ देख लेते हैं, चित्र एक आध दिया है, उसी से थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ देखो, ये देखो अंतर्द्रवी जालिका इस तरीके से जो फैला हुआ है, यही क्या है तुम्हारा अंतर्द्रवी जालिका। और यहाँ ऑब्जेक्टिव तुम पढ़ रहे हो, यानी कि तुमने पहले इसको पढ़ लिया है चैप्टर को, तो तुम्हें अब समझ में आ रहा हो कि ये क्या है, अंतर्द्रवी जालिका है। तो यहाँ से अब क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन आएगा जो कि तुम्हारे सिर को चकरा देगा यदि तुम्हें वो याद नहीं है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना, देखो क्वेश्चन क्या बना कि कोशिका के अंदर, कहां पर, जीव द्रव्य में, या बोले कोशिका द्रव्य में, जीव द्रव्य नहीं बोल के बोलेंगे कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त नलिकाओं, झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट से मिलकर बना हुआ जो संरचना होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अंतर्द्रवी जालिका। हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा, ये लंबी 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 नलिका होती है अथवा गोल या आयताकार थैलों से बनी होती है, इसको क्या बोलते हैं, पुटिका की तरह दिखाई देती है। इस तरीके से यहां पर क्वेश्चंस तुमको इसके संरचना से रिलेट करके दे सकता है। अब यहां देख सकते हो, अंतर्द्रवी जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। क्वेश्चन बोलेगा, क्या अंतर्द्रव्य जालिका की संरचना है वो प्लाज्मा झिल्ली के जैसा होगा? तो इसका उत्तर है हाँ, वैसा ही होगा। अंतर्द्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन कितनी प्रकार की होती है, आंसर क्या है, 2 प्रकार की। पहला है खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका जिसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा बोलते हैं चिकनी अंतर्द्रवी जालिका जिसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यह भी एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन, जो खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका है वो खुरदरी उसको क्यों बोलते हैं? इसका उत्तर है कि उसमें राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। तो इसको याद रखना कि जो खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका है उसके चारों ओर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, जिससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, जैसे मैंने बताया था। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है, राइबोसोम पर ही क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब ये देखो, आरईआर तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, वह जो बना हुआ प्रोटीन है वो कोशिका के विभिन्न भागों में भेज देता है। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर VBI क्वेश्चन है, पूछेगा कि वसा अथवा लिपिड का संश्लेषण कहाँ होता है। वसा अथवा लिपिड का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये होता है SER में। कहाँ होता है? SER, यानी कि चिकनी अंतर्द्रवी जालिका में होता है। किसका संश्लेषण? लिपिड अथवा, बोलो, हाँ, वसा का। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, ये सब बात भी ठीक है। इन सब बातों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है। अब देखो, कुछ अन्य प्रोटीन वसा, एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भिन्न रूपों में दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। यहां से तो क्वेश्चन बनता है भैया, क्या क्वेश्चन बनता है कि यहां पर एक जालिका तंत्र का निर्माण, कोशिका में जालिका तंत्र का निर्माण कौन करता है? इसका उत्तर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहां पे देख सकते हो तुम किस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पर तुम्हें दिख रहा है। और ये देखो गोला गोला जो रचना वही क्या है, राइबोसोम है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य कोशिका द्रव्य विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। तो पदार्थों का क्वेश्चन क्या आ गया, पदार्थों का कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों में आवागमन के लिए
नलिका का काम कौन करता है? आंसर क्या हो गया? ER करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इस तरीके से आगे भी देख लेते हैं नया क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चंस की तुम कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए एकदम आसानी से कर लोगे। क्या क्वेश्चन है कि कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रवी ढांचे का कार्य भी करता है। कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन यहां बन जाता है, एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें कशेरुकी कहते हैं, जैसे हम लोग क्या है, कशेरुकी जंतु हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा कि मनुष्य कैसे जंतु हैं, तो कशेरुकी जंतु हैं कि यकृत की कोशिकाओं में एसीआर विष तथा दवा को निराविषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आ गया कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह विष तथा दवा जो कि लीवर से क्या करता है, उसको हटाने का काम करता है। किन में? तो कशेरुकी जंतुओं में। कौन? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, तो गोल्जी उपकरण का सबसे पहले विवरण किसने दिया? तो इसका उत्तर है कैमिलो गोल्जी ने दिया। बताओ, यहां से क्वेश्चन आ गया कि नहीं आया कि गोल्जी उपकरण का विवरण किसने दिया? तो कैमिलो गोल्जी ने दिया। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से संरचना होती है। यहां देखना, तो गोल्जी उपकरण क्या बोलता है कि यह क्या है, एक झिल्ली युक्त संरचना है जो कि एक के ऊपर दूसरा क्या होता है, सजा होता है, पैरेलल में अरेंज होता है। मैं दिखा दे रहा हूं, यहां देखो इस तरीके से ये क्या होता है, अरेंज होता है। कोई दिक्कत? तो यहां से यदि क्वेश्चन आएगा तो तुम इसको भी आंसर कर सकते हो। और इसे क्या बोलते हैं, कुंडिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुंडिका। देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम छुपा छुपा के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो वो झिल्ली युक्त इस तरीके से अरेंजमेंट है, उससे क्या बोल रहा है, कुंडिका बोल रहा है। इन झिल्लियों का संपर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है तो रहे, इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र एक दूसरे भाग को बनाती हैं। तो यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साथ में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है, एक जटिल तंत्र का निर्माण कर रहा है जिसे कोशिकीय झिल्ली तंत्र का ये क्या हो जाता है, एक भाग बनाता है। यहां पर देख भी सकते हो तुम गोल्जी बॉडी को, ठीक है। यहां देखो गोल्जी उपकरण यहां पर दिया गया है। किन्होंने इसका खोज किया, मतलब किसने इसका वर्णन किया, तो क्या नाम है, कैमिलो गोल्जी ने। अब यहां देख सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। यहां से क्या क्वेश्चन हो सकता है, यहां से क्वेश्चन हो सकता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ है उसको फिर कहां भेजा जाता है और फिर कहां से कोशिका के अंदर बाहर भेजा जाता है। तो इसका उत्तर है गोल्जी उपकरण में भेजा जाता है। और गोल्जी उपकरण के द्वारा जो संश्लेषित पदार्थ है उनमें बहुत सारा परिवर्तन किया जाता है, कुछ एडिशन किया जाता है और उसके बाद उसको जहां जाना होता है वहां भेज दिया जाता है। तो यहां देख सकते हो इस कार्य में शामिल है पुटिका में पुटिका किसका भाग है, पुटिका किसका भाग है? अरे ये भी तो क्वेश्चन बन गया कि भैया पुटिका किसका भाग है। तो पुटिका किसका भाग हो गया, गोल्जी उपकरण का। पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना, ये तीन चीज होता है। यहां से क्वेश्चन हो गया क्या कि पुटिका में क्या क्या कार्य होता है। पहला संचयन, मैंने उसमें संचय किया जाएगा। दूसरा उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा। तीसरा उसका क्या किया जाएगा, उसको पैकिंग किया जाएगा यानी बंद किया जाएगा और उसको जहां जहां भेजना है भेज दिया जाएगा। तो ये बात याद रखोगे तभी तो एग्जाम में लिख पाओगे। कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्य शर्कर से जटिल शक्कर बनाती है, यानी सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण कहां होता है। अरे भाई जितना लाइन पढ़ोगे ना उतना क्वेश्चन बनेगा और सब के सब VVI क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर पूछ देगा कि शर्करा, सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण कहां पर होता है, तो
गोल्जी उपकरण में होता है। अब आ गया लाइसोसोम। अच्छा, इस चैप्टर में सब क्वेश्चन हटा दो, एक साथ हो जाओ, एक साइड हो जाओ, सब क्वेश्चन भाग, सब क्वेश्चन भाग। तो यहाँ दो क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो तुम्हें याद भी होगा कि कोशिका का आत्महत्या का थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये दो क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला है तुम्हारा पंगा, कभी नहीं, हमेशा तुमको याद रखना पड़ेगा। तो देख सकते हो लाइसोसोम, तो लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यहां से पहला क्वेश्चन कि कोशिका के में व्यर्थ जो पदार्थ हैं, जो वेस्ट मटेरियल हैं, जो खराब पदार्थ हैं, जो विषैले पदार्थ हैं, उसको निपटाना है, उसको खत्म करना है, समाप्त करना है, गायब करना है, उड़ाना है, हटाना है, यानी निपटारा करना है। किसका? अपशिष्ट पदार्थ का। तो वो कौन करेगा? तो लाइसोसोम करेगा। जैसे कोशिका में कुछ मान लो बैक्टीरिया वगैरह घुस गया तो उसको कौन मारेगा? लाइसोसोम मारेगा। ठीक है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के कोशिका के अंगकों के टूटे फूटे भाग को पाचित करके कोशिका को साफ सफाई करता है। तो कोशिका को साफ सफाई करने का जिम्मेदारी किसका है? क्वेश्चन। तो इसका उत्तर क्या हो गया? लाइसोसोम का। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया, भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होता है। चलो क्वेश्चन कि लाइसोसोम में क्या भरल रहता है कि ये सब काम कर देता है? लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होता है जो कि क्या करेगा? जो आएगा ओकरा पचा देगा और फिर उसका काम तमाम कर देगा। कभी कभी जब कोशिका क्या हो जाता है, टूट फूट हो जाता है ना, कोशिका में मरने मरने हो जाता है, तो वहां पर क्या करेगा? वो कोशिका को पूरे को पूरा क्या करेगा? पचा देगा, कोशिका को उड़ा देगा। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, या उसको आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, या उसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ये बात आप याद रखना। ठीक है। देखो ये कैमिलो गोल्जी के बारे में दिया है, तो यदि इनसे भी क्वेश्चन तुम याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। बहुत भारी हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूं तुम्हें, बहुत टफ हो जाएगा। इतना तो याद करना भाई, बहुत मुश्किल है। माइटोकॉन्ड्रिया, एकदम सिंपल सा माइटोकॉन्ड्रिया। यहां देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया से। तो पहला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ग्लूकोज, क्या बोलेंगे? ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और यही ऊर्जा जो है वो हमारे कार्यों, जो हम काम कर रहे हैं उसमें ये ऊर्जा हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो ये ऊर्जा, नया क्वेश्चन, किस रूप में निकलता है? तो एटीपी के रूप में निकलता है। एक और क्वेश्चन, तो ये जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वसन। नया क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? क्या क्या क्वेश्चन हुआ? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को, वहां क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है, उससे क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। किस रूप में मिलता है? एटीपी के रूप में मिलता है। जब टूटता है ग्लूकोज, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? श्वसन या कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। देखा कितना सारा क्वेश्चन है। अब यहां देखो, एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलता है, इसका फुल फॉर्म जरा बता दीजिए। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका क्या है? फुल फॉर्म है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए किस रूप में ऊर्जा का उपयोग करता है? एटीपी के रूप में। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कितनी झिल्ली युक्त होती है? दोहरी झिल्ली युक्त होती है। बन गया क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया कितना झिल्ली होता है? दोहरा झिल्ली होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक बाहर झिल्ली हो गया, एक अंदर झिल्ली हो गया, इस तरीके से वलित झिल्ली हो गया, जिसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टी बोलते हैं। ये जो वलय होता है एटीपी बनाने वाले रासायनिक क्रियाओं के लिए बड़ा क्षेत्र बनाते हैं। क्वेश्चन कि एटीपी कहां बन रहा है? तो ये जो वलित क्षेत्र है इसमें एटीपी का निर्माण हो रहा है। देख रहे हो कितना सारा क्वेश्चन होते जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है तथा राइबोसोम होता है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछता है कि वैसे दो कोशिका अंगक का नाम बताएं जिसमें अपना डीएनए होता है, जिसका नाम क्या है तुम्हारा? यस, माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरा क्या है? प्लास्टिड। ये याद रखना। तो प्लास्टिड आ भी गया तुम्हारा, ये देखो यही है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड, पौधों में जो प्लास्टिड होता है वो तीन प्रकार का होता है। क्लोरोप्लास्ट हरा रंग का, क्रोमोप्लास्ट रंगीन रंग का, और ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन। हो गया ना पहला क्वेश्चन। कितने प्रकार का प्लास्टिड है? तीन प्रकार का, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूको। तो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो कैसा होता है? हरा रंग का। और क्लोरोप्लास्ट को यहाँ क्रोमोप्लास्ट के अंदर भी रख सकते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट कैसा हो गया? रंगीन हो गया। तो यहाँ दो ही भाग बताया गया है। बुक में कितना भाग बताया गया है? दो, क्रोमो और यस ल्यूको। तो क्रोमो कैसा हो गया? रंगीन। और उसी में जब हरा रंग हो जाएगा तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट कैसा है? रंगहीन है। अब देखो, क्लोरोप्लास्ट, इसमें प्लास्टिड में क्या होता है? क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। क्लोरो प्लास्टिड में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। मैंने बताया था। नया क्वेश्चन यहां पर देख सकते हो, वीवीआई क्वेश्चन। वीवीआई क्वेश्चन कि ल्यूकोप्लास्ट में किस रूप में क्या क्या चीज जमा होता है? तो स्टार्च है, तेल है तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ क्या रहते हैं? संचित होते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, इसे याद रखना। ये क्वेश्चन पूछता है, प्लास्टिड की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। तो यहाँ प्लास्टिड जब पढ़ोगे तो प्लास्टिड में इस तरीके से स्ट्रोमा हो जाएगा, ग्रैना हो जाएगा, ये सारी संरचना पाई जाती हैं। तो स्ट्रोमा किस में पाया जाता है? स्ट्रोमा किस में पाया जाता है? प्लास्टिड में पाया जाता है। ठीक है। और इसमें भी क्या रहता है बच्चों? मैंने क्या बताया था? इसमें भी अपना डीएनए होता है। चलो, तो इस तरीके से लास्ट हमारा क्या आ गया? रसधानियां आ गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। तो जो रसधानियां हैं मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में बड़ी बड़ी रसधानियां पाई जाती हैं। तो जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती हैं। यहां से क्वेश्चन हो गया कि जंतु कोशिका में रसधानियां तो अनुपस्थित होता है या बहुत छोटा होता है, जबकि पादप कोशिका में रसधानियां बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है। यह भी एक क्वेश्चन है कि रसधानी का जो माप है कोशिका के आयतन का कितना हो सकता है? 50 से 90% तक रसधानी भाग को घेर सकता है। पादप कोशिकाओं के रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ये कोशिकाओं की स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। क्वेश्चन आ गया तुम्हारा कि जो कोशिका है उसको एकदम फुला के रखेगा, फुला के माने स्फीति देगा, और उसको कठोर बना के रखेगा। कौन चीज? यही चीज। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रसधानी। अब देखो यहां पर रसधानी में बहुत सारे पदार्थ रहेंगे। तो ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन इसमें क्या रहता है? भरा हुआ रहता है। किसमें? रसधानी में। अब देखोगे, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी उसके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। तो जो अमीबा है खाद्य रसधानी का निर्माण करता है। ये देखो, ये अमीबा है। यहां से क्वेश्चन, अमीबा भोजन को कैसे पकड़ता है? कूटपाद के द्वारा। देखो यही कूटपाद है, इसके द्वारा भोजन बनेगा और ये अंदर इसको ले जाएगा और एक रसधानी का निर्माण करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे फूड वैक्यूल या फिर खाद्य रसधानी का हम लोग बोलेंगे कि ये निर्माण करेगा। देखा तुमने? अब ये एक कोशिकीय जीव में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करती हैं। ठीक है ना? अब देख सकते हो प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। अब देख लो
कि हम लोगों ने देखा कि कोशिका क्या है, सजीवों की संरचनात्मक इकाई है तथा क्रियात्मक इकाई है। तो इस तरीके से कितने सारे क्वेश्चन हो गए, वो सारे क्वेश्चंस तुम अब बना सकते हो, एकदम आंख मूंद के बना सकते हो। तुम्हारे चैनल को एकदम फट से सब्सक्राइब कर लो और तुम बहुत सारे और वीडियोस देख सकते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि मजा आया कि नहीं आया, और इससे जो ऑब्जेक्टिव अब अलग से छांट के बनाना होगा वो मैं बता दूंगा। नीचे पीडीएफ का लिंक है, तुम पीडीएफ खरीद सकते हो। ठीक है, मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।